हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडिया डायरीज। मैं हूं डॉक्टर गुंजन गांधी, आपकी पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, और मैं दूंगी सारे किड्स रिलेटेड प्रॉब्लम का ज्ञान एकदम करेक्ट, एकदम सही। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको दम में होने के चांसेस है कि नहीं। उसमें सबसे बड़ा कॉजेज होते हैं कि क्या आपके घर में किसी और को दमा है। अगर आपके घर में किसी को अस्थमा की बीमारी है तो आपकी आगे वाली जनरेशन में भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है क्या कि बच्चे को शरीर पे रैशेज आते हैं। एक्जिमा करके एक प्रेजेंटेशन होता है, जैसे एलर्जी है उसे श्वास की नली को ही नहीं इफेक्ट करेगी, वो और जगह भी इफेक्ट करेगी। तो स्किन सबसे कॉमन रीज़न होता है। बार बार कहीं पे खुजली होना, कहीं पे धब्बे आ जाना एक सिम्टम होता है। तो अगर ये दो चीज़ें हैं तो आपके बच्चे को चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं दमे के। साथ ही में सांस की तकलीफ़ें बार बार होते रहना, बार बार भाप की ज़रूरत पड़ना, रात को बहुत बार उठना सांस नहीं लेने के चक्कर में। कुछ ब्लड की भी पिक्चर्स होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बच्चे को दमे की बीमारी है। एक तीसरी जांच होती है जो 100% अपने को गारंटी देती है कि हाँ ये दमा ही है, सादा वायरल इन्फेक्शन नहीं है। उसका नाम होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो कि हम स्पायरोमेट्री करके एक मशीन होती है उस पर करते हैं। पर ज़्यादातर बच्चे ये टेस्ट नहीं परफॉर्म कर पाते क्योंकि उसमें बहुत ज़ोर से सांस लेनी पड़ती है। तो वो ज़्यादातर 6 से 10 साल के बच्चों के बाद ही यूज़ किया जाता है। पर अगर बच्चा अच्छे से उसमें सांस प्रेशर से दे पाए तो उससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे को अस्थमा यानी दमा है कि नहीं। तो पेरेंट्स, अभी तक हमने जाना दमा की बीमारी क्या है, दूसरा कैसे प्रेजेंट करेगी, तीसरी चीज़ कब डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर क्या क्या टेस्ट करेंगे और कैसे कंफर्म होगा कि आपके बच्चे को दमा है कि नहीं। अब आता है बात ट्रीटमेंट का। तो दो तरीके की ट्रीटमेंट है, एक जो डॉक्टर करेगा, एक होता है जो आप करेंगे। डॉक्टर्स यूजुअली दो तरीके की दवाइयाँ बच्चों को देते हैं। एक होती है सूज उतारने की, क्योंकि उसकी श्वास की नली में काफ़ी ज़्यादा सूजन है। दूसरी होती है श्वास की नली को बड़ा करने की। तो जो सूज उतारती है ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन होती है जिसमें स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। वो बहुत तरीके से दे सकते हैं, गोली के फॉर्म में, एमडीआई यानी पंप के फॉर्म में, और भी तरीके की मशीन्स आती हैं, डिवाइसेस होते हैं जिससे वो दवाई दे सकते हैं। सेम चीज़ दूसरी होती है जो श्वास की नली को फुलाती है, जो इमीडिएट रिलीफ देती है, जो तुरंत तकलीफ को कम करती है। उनको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। उसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जैसे एस्थालिन, लिवोलिन। ये दवाइयाँ भी अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि पंप से, भाप से। बच्चा किस एज का है और वो कैसे लॉन्ग टर्म दे सकते हैं वो आपका डॉक्टर गाइड करेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी ट्रिगर था, जो आपका कारण था, उसको प्रोटेक्ट करना है बच्चे को। तो पहली चीज़ डस्ट माइट्स। क्या करें, घर साफ रखें, बहुत सिंपल चीज़ है। बार बार अपनी बेडशीट चेंज करें, कर्टेन्स चेंज करें, जहाँ पे डस्ट बैठ जाती है उसको अच्छे से वैक्यूम से साफ करें। बच्चा जब रूम में हो तो उधर झाड़ू नहीं लगाए जिसमें डस्ट ऊपर उड़ जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में कोई स्मोक करता है, जो धूम्रपान का यूज़ करता है, तो जो पैसिव स्मोकिंग है उससे भी अस्थमा बढ़ सकता है। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में पेट एनिमल्स है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, तो देखने का कि उनसे तो बच्चे को दमा नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो या तो आपको उनको बाहर रखना पड़ेगा या उनको पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। अगर पोलन का सीज़न है, जब हवा में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को दमा कर सकती है, तो उनसे उस टाइम पे बच्चे को बाहर नहीं भेजना है। ऐसी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करानी है जिसको इसका एग्जैसर्बेशन बार बार हो सके। बच्चे के स्कूल में इन्फॉर्म रखने का हमेशा कि मेरे बच्चे को ये दमे की बीमारी है, तो उसके लिए रेस्क्यू मेडिसिन, अगर वहाँ पे खेलते खेलते या एग्ज़ाम के स्ट्रेस में सडन अटैक आ जाए तो बच्चे को वहाँ पे ट्रीट कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके डॉक्टर ने जो जितने टाइम के लिए आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है वो लेनी ही पड़ेगी। अब मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखती हूँ रूटीन पीपल में वो होती है, जब दमे का अटैक आया, डॉक्टर ने दवा चालू की, उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, पर 1-1.5 महीने में क्योंकि अभी बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, वो ट्रीटमेंट छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद घर जाने के बाद इतनी कोई तकलीफ़ नहीं आई, वो सीज़न निकल गया, बच्चा अच्छा हो गया, फिर वापस ये अटैक आया, फिर अपने आप दवाइयाँ चालू की, 15-20 दिन में वापस तकलीफ़ ठीक हो गई, फिर बंद कर दिया। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप जो दवाई दे रहे हो उससे श्वास की नली तो खुल जाती है, हल्की सी सूज उतर भी जाती है, तो इसकी वजह से बच्चा सांस लेने लग जाता है और आपको लगता है अभी सब ठीक है।
लेकिन जो लोअर लेवल पे, जो सेलुलर लेवल पे जो सूजन है वो पूरी तरीके से जाती नहीं है, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट जल्दी बंद कर दिया, वो सूज वहीं रह गई। अब वो सूजन क्योंकि पूरी तरीके से हील नहीं हुई, भरी नहीं, तो जो मैंने बताया था घाव रह जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा और आगे चल के उनको बाकी प्रॉब्लम, जैसे जब वो 30-40 के ऊपर के होंगे तब ये सांस की तकलीफ बढ़ सकती है और तब उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने पड़ेंगे और वो जो रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रिगर्स से बचे, कारण देखें, जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू किया है उसको ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, पहचाने अगर आपके बच्चे को दम्मा है और ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। अब लास्ट क्वेश्चन जो बहुतों का होता है, क्या मेरे बच्चे को लाइफ लॉन्ग ये बीमारी रहेगी? तो ये आपको पहले से कोई नहीं बता सकता। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी ये बीमारी में जाते हैं पर उतनी ही जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लेट प्रेजेंट करते हैं, यानी कि कुछ बच्चे हैं जो 10 साल 12 साल पे आएंगे और वो बीमारी उम्र के साथ वापस ठीक हो जाएगी। पर एक तीसरी कैटेगरी होती है जो जल्दी स्टार्ट करते हैं बट लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम रहती है। उनको एजुकेट करना, अस्थमा के बारे में बताना, दवाई कैसे ठीक से लेनी है वो सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने बच्चों को साथ में एजुकेट करें, कैसे साथ में घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं वो डिसाइड करें और ये बीमारी को कंट्रोल रखें। ये बीमारी 100% तो ट्रीट नहीं हो सकती, लेकिन डेफिनेटली कंट्रोल हो सकती है, जिससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आई होप पेरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता है बीमारी के बारे में बताया है, दो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। आपके अगर बच्चे या किसी को घर में ये तकलीफ़ है और आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।